दुनिया में जितनी भी पोजीशन है ना, जितनी भी काम करने वाले लोग हैं, सब सही हैं। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से दूसरों को कभी भी कंपेयर नहीं करें या ना ही कर सकते हैं। दुबई है, यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को यहाँ के कल्चर में डालेंगे नहीं, यहाँ की चीज़ों को जानेंगे नहीं, यहाँ पर काम कैसे होता है उन सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आपको यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो ये वीडियो है, ये वीडियो का टॉपिक होने वाला है सवाल और जवाब के ऊपर। यानी बहुत सारे लोग बहुत दिनों से क्वेश्चन ड्रॉप करते आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में और उसका उनका जवाब नहीं मिल रहा है। एक्चुअली रीज़न ये है कि पीछे रमज़ान भी था और रमज़ान में मशगूलियत बहुत ज़्यादा थी, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहे थे, तो उस वक्त जवाब देना मुमकिन नहीं था। मेरे वीडियोज़ भी आप देख रहे होंगे कि रमज़ान में बिल्कुल भी नहीं आए हैं। एक दो वीडियो छोड़ करके ईद पर एक ही वीडियो आई थी बस, उसके बाद मेरी वीडियो कोई नहीं आई। और रीज़न यही रहा कि बहुत बिजी शेड्यूल रहे हैं और काम करते वीडियोस बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आज मैं लाया हूँ बहुत सारे लोगों का जो है सवाल पड़े हुए हैं, क्वेश्चन पड़े हुए हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। उनके सारे क्वेश्चन का मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा वन बाय वन और आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहला जो सवाल है यहाँ पर जो रिसेंटली उन्होंने क्वेश्चन किया हुआ है तकरीबन 5 घंटे पहले। सर, झारखंड में एक इंस्टीट्यूट है, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यहाँ से स्टोर कीपर का कोर्स 25 के रुपीज़ का होता है। वहाँ से अगर कोर्स कर लिया जाए तो जॉब मिल जाएगी। अच्छा भैया, तो देखें ये सवाल इनका ये है कि एक बार और आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जहाँ ये झारखंड के रहने वाले हैं भाई साहब, और ये वहाँ पर कोई इंस्टीट्यूट है गल्फ इंस्टीट्यूट करके, वो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं स्टोर कीपर का, डाटा एंट्री का, एट्सेट्रा। तो वहाँ पर अगर आप ट्रेनिंग लेने जाएंगे तो आपको 25,000 चार्ज करेंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे। मुझे ये नहीं पता कि इनकी ट्रेनिंग कैसी होती है, लेकिन अगर वो काम कर चुके हैं एज ए स्टोर कीपर, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, उसके बाद वो आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आप पहले वहाँ पर जाएं, उनसे सवाल करें कि आप जो ये ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये ट्रेनिंग किस बेस पर है। यानी कि आपने पहले स्टोर कीपर का एक्सपीरियंस लिया है, जो भी बंदा इसको मैनेज कर रहा है, जो भी बंदा इसको रन कर रहा है इस इंस्टीट्यूट को, क्या वो बंदे के पास एक्सपीरियंस है या नहीं है स्टोर कीपर की, उस बंदे के पास डाटा एंट्री की जो है एक्सपीरियंस है या नहीं है। वो सिर्फ नॉलेज की बेस पे हमको सिखा रहा है। तो नॉलेज की बेस पर अगर आप सीखेंगे तो आप फंस सकते हैं। कहीं भी जाएंगे इंटरव्यू देने के लिए तो आपका नॉलेज के बेस पे वो इंटरव्यू काम नहीं आएगा। एक्सपीरियंस वाला जो पहले काम कर चुके हैं वो सिखा रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस आपके पास नहीं मिल रहा है, तो वहाँ पर इंटरव्यू क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। बाकी अगर वो सिर्फ नॉलेज के बेस पर आपको सिखा रहे हैं, 25 के ऐसे ही चार्ज कर रहे हैं और कह रहे हैं भैया आ जाओ, ये कर लोगे तुम इंटरव्यू पास हो जाओगे, तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप इंटरव्यू देने के लिए जब जाएंगे तो फंस सकते हैं। तो सबसे पहले आप वहाँ पर जाएं तो उनसे क्लियर करें कि भाई आप जो ये सिखा रहे हैं, आपने खुद पहले काम सीखा है या काम किया है कंपनियों में जाकर के, या कंपनियों के बारे में कैसे काम होता है आप ये जानते हैं, फिर सिखा रहे हैं, या बस ऐसे ही आपने किताबों से पढ़ा और उठकर आगे इंस्टीट्यूट खोल लिया, और वो भी गल्फ के नाम से इंस्टीट्यूट खोल लिया और चला रहे हैं आप। तो गल्फ के नाम से अगर उन्होंने खोला हुआ है तो इसमें तो ज़रूरी है, मस्ट है कि वो पहले काम किए हों एज ए स्टोर कीपर, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर, हर पोजीशन को समझे उसके बाद सिखा रहे हैं। तो ये तो बहुत ही आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपको लाजिम वहाँ पर जाकर सीखना चाहिए और आपको एक ब्राइट फ्यूचर देखने को मिल सकता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं भाई साहब। भाई ने सवाल किया कि पोस्ट किसकी अच्छी होती है। इनका नाम है असगर अली। पोस्ट किसकी अच्छी होती है, मर्चेंटाइज़र की या सेल्समैन की, और अगर कोई फ्रेश मर्चेंटाइज़र है तो उसकी सैलरी क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से। देखिए भैया, दुनिया में जितनी भी पोजीशन है ना, जितनी भी काम करने वाले लोग हैं, सब सही हैं। आप अपनी पोजीशन के हिसाब से दूसरों को कभी भी कंपेयर नहीं करें या ना ही कर सकते हैं। मैं यहाँ एज ए स्टोर कीपर काम करता हूँ, एज ए डाटा एंट्री ऑपरेटर काम करता हूँ, एज ए सेल्समैन काम करता हूँ। तो मैं कभी कभी दूसरे लोगों को देखता हूँ जो ड्राइवर हैं, ये जो लोग डेली मजदूरी के बेस पर काम कर रहे हैं, डेली काम करते हैं, मजदूरी वाला काम करते हैं, वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो क्या करें, हम अपना काम छोड़ दें, अपने पोजीशन को छोड़ दें यार, कि हम जो है एजुकेटेड होकर के भी इतना कम कमा रहे हैं और ये मजदूरी करके भैया हमसे आगे निकल के हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। तो कभी कभी हार्ड वर्क जो है पे आउट कंट्री वाइज ज़्यादा होता है और कभी कभी कम होता है। तो हमारे इंडिया में तो शायद लगता है मुझे कि जो मजदूरी करते हैं उनको कम ही मिलता होगा, खैर ज़्यादा मिलना चाहिए उनको। यहाँ पर जो मजदूरी करते हैं उनकी अर्निंग बहुत ही ज़्यादा है और जो डेली वाइज कमाते हैं तो उनकी अर्निंग तो और भी ज़्यादा है।
तो बात मैं ये कर रहा था कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों में से पोजीशन कौन सी अच्छी है, तो मैं ये कहूँगा दोनों ही पोजीशन अच्छी है। आप देखें कि आप किस पोजीशन पर सूट हो रहे हैं, कौन सी पोजीशन आपको सूट कर रही है, आप कौन से पोजीशन पर वर्क कर सकते हैं। बात करें, अगर आप इस लिहाज से बात कर रहे हैं कि मुझे कौन से पोजीशन में ज़्यादा मैं कंफर्ट जोन में जा करके अपनी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, तो मैं ये कहूँगा कि आप अगर मर्चेंटाइज़र में जाते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा आराम मिलेगा, सही है। बाकी सेल्समैन तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, आपको हर वक्त जो है डिस्प्ले वगैरह सही करने होता है, डिस्प्ले को मेंटेन करना होता है, आपको अपने स्टॉक को रीस्टॉक करना पड़ता है, सामान को अगर नहीं है तो आपको रीपरचेज़ करना पड़ता है। रीपरचेज़ करने का मतलब ये है कि आपको स्टोर से जा करके वो सामान जो है लेकर आना पड़ता है, ये जो आपका परचेज़र है जो डिपार्टमेंट उनको इन्फॉर्म करके उस सामान को मंगानी पड़ती है, रीपरचेज़ का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। तो इन दोनों में फ़र्क है काम के अंदर। मर्चेंटाइज़र का थोड़ा सा काम में जो है नरमी है, और आपका सेल्समैन का जो वर्क होता है थोड़ा सा सख्ती है, थोड़ा सा उसमें हार्ड वर्क करना पड़ता है, उसमें ड्यूटी भी लंबी होती है। बाज़ दफ़ा मर्चेंटाइज़र जब आप किसी कंपनी के मर्चेंटाइज़र होते हैं तो उसमें वो लोग आपको बाकायदे जो है एक गाड़ी भी देते हैं। अगर आपके पास लाइसेंस है तो आपको सिर्फ उनके जितने भी शॉप्स के अंदर उनके प्रोडक्ट होते हैं, आपको हर शॉप्स की विज़िट करनी पड़ती है, और वहाँ पर आपको उनके सामान को मेंटेन करना पड़ता है। अगर सामान का स्टॉक ख़त्म हो गया तो उनको ऑर्डर कलेक्ट करके एक LPO बना करके आपको जो है कंपनी को दे देनी होती है, और वो लोग सामान डिलीवर कर देते हैं। और बाकी मर्चेंटाइज़र का डिस्प्ले मेंटेन वगैरह करना, एक्सपायरी नियर एक्सपायरी माल को रिमूव करके और जो है कंपनी तक पहुंचाना, ये सारी जिम्मेदारियां होती है उसमें, लेकिन इतना ज़्यादा हार्ड नहीं हो, ड्यूटी भी कम होती है कंपेयर टू एज ए सेल्समैन। चलिए अब चलते हैं आगे सवालों की तरफ। वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पड़े हुए हैं। इसके बाद मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक भाई ने सवाल किया, अस्सलाम वालेकुम भाई, यार मॉल या सुपर मार्केट में कहीं लगवा दो प्लीज़ भाई, जगह है तो देख लो, बहुत ही मेहरबानी होगी आपकी। भैया देखो, इनका नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन भैया देखो ऐसा है ना कि मॉल सुपरवाइज़र में लगवाने के लिए तो आपको बुला लूँ और लगवा दूँ, बाद में आप हमको गाली दोगे तो ये अच्छा नहीं है। मैं गाली खाने वाला काम नहीं करता हूँ, सही है ना। ये दुबई है, यहाँ पर बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है। जब तक आप अपने आप को यहाँ के कल्चर में डालेंगे नहीं, यहाँ की चीज़ों को जानेंगे नहीं, यहाँ पर काम कैसे होता है उन सारी चीज़ों को जानेंगे नहीं, तब तक आपको यहाँ काम करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं आपको एक राय दूंगा कि आप खुद से आएँ, आप खुद कोई कंसल्टेंट जो है विजिट करें और वहाँ पर बोले भैया मैं मॉल में जाना चाहता हूँ। थोड़े पैसे वो चार्ज करेंगे, लाजिम वो देना पड़ेगा आपको। आप कहीं भी जाएंगे तो किसी भी कंसल्टेंट वाला आपको सर्विस फ्री में नहीं देगा। तो वहाँ पर जाएँ आप और जो है उनसे एक सर्विस ले लें कि भाई हमको एक मॉल में कहीं भेज दो, वो भेज देते हैं, फिर आप आकर काम करें। मैं ये सारा काम नहीं करता हूँ, मैं बाज़ दफ़ा अपने वीडियो में बताता भी हूँ और अभी भी बता रहा हूँ कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ, किसी को मैं जॉब नहीं लगवाता हूँ या जॉब नहीं दिलवाता हूँ, ये मेरा काम नहीं है। अच्छा, उसके आगे एक क्वेश्चन है, जॉब के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। भाई ये कौन सा क्वेश्चन है यार, जॉब के लिए क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पढ़े लिखे हो नहीं हो, फिर जाकर मजदूरी करो अगर ये भी नहीं मालूम है कि डॉक्यूमेंट क्या चाहिए। अच्छा आगे चलते हैं। भाई कोई जॉब है तो बताओ प्लीज़, मैं भी काम करना चाहता हूँ। भाई मैं जॉब नहीं देता हूँ, कितना बार बताऊँ आप लोगों को। सर मैं DCA कंप्यूटर कोर्स किया है मैंने, 10th और 12th का परसेंटेज 50 से कम है, मुझे जॉब मिल सकता है डाटा एंट्री ऑपरेटर का? प्लीज़ रिप्लाई दीजिए। भाई आप वो वाली वीडियो देख लो, डाटा एंट्री के लिए मैंने एक वीडियो पूरा आपको एक्सप्लेन किया, हर चीज़ डिस्क्राइब किया कि उसमें आपको क्या क्या एजुकेशन चाहिए, कितनी समझ आनी चाहिए। डाटा एंट्री के लिए मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि आपको अगर स्पीकिंग एंड राइटिंग अच्छी है, स्पीकिंग का मतलब इतना ज़्यादा नहीं चाहिए, फ्लुएंटली नहीं चाहिए, बस आप अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए सामने वाला क्या बोल रहा है और मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ये आप अगर डिस्क्राइब कर सकते हैं तो आपका डाटा एंट्री वर्क परफेक्ट है। और आपको बिल समझ में आना चाहिए। बाज़ दफ़ा मैं हर वीडियो में बताता रहता हूँ और अभी भी बता रहा हूँ आपको कि आपका जो टैक्स इनवाइसेस वगैरह वो समझ में आनी चाहिए। मैंने एक वीडियो भी बनाया कि टैक्स इनवाइसेस कैसे होते हैं, उसमें बहुत अच्छा रेटिंग नहीं है, बहुत अच्छा व्यूज़ नहीं है, इसीलिए मैंने छोड़ दिया, उसको दोबारा नहीं बनवाया। लेकिन फिर आगे अगर कोई डिमांड करेगा तो मैं वो वीडियो फिर कंटिन्यू करूँगा, वो सारे वीडियोज़ में फिर बनाने की कोशिश करूँगा। अच्छा फिर आगे चलते हैं। आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन पड़े हुए हैं। अगर ये काम नहीं कर पाए तो क्या होगा? फिर दुबई रिटर्न आना पड़ेगा। दुबई से रिटर्न आना पड़ेगा? भाई बिल्कुल जाना पड़ेगा यहाँ से। यहाँ पर अगर आप विजिट पर आ रहे हैं, काम ढूंढने के लिए विजिट वीज़ा लेकर आ रहे हैं, तो एक बात ध्यान में रखें कि अगर आपको यहाँ पर काम नहीं मिलता है तो आपको यहाँ से दोबारा रिटर्न जाना पड़ेगा। अगर आप नहीं जाते हैं यहाँ से, अगर आप यहाँ से नहीं जाते तो आप
के ऊपर ओवर स्टे का फ़ाइन चलने लगता है, और वो यहाँ के हिसाब से पर डे 50 दिरहम अपने इंडियन रुपीज़ में 1000 प्लस होता है। तो आपको हर एक दिन का यहाँ का जो है फ़ाइन आएगा, हर एक दिन का यहाँ पर आपको फ़ाइन पे करना पड़ेगा। वो फ़ाइन पे किए बगैर यहाँ से आप नहीं निकल सकते हैं। तो जो विजिट वीज़ा वाले हैं वो अपने जहन में ये बात रखें कि अगर वो दुबई के अंदर आ रहे हैं, यूएई के अंदर आ रहे हैं, तो अपना वीज़ा ख़त्म होने से पहले यूएई लीव कर दें, वरना उनका हर एक दिन का फ़ाइन का हिसाब 50 दिरहम होता है। पहले शायद 50 था, लेकिन अभी शायद मेरा ख्याल है कि 25 हो गया होगा। 25 हो गया, कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज़ देखा था, 25 हो गया। पर डे का हिसाब 25 दिरहम आपको आएगा, और 50 भी होगा शायद, मुझे ये बिल्कुल क्लियर मालूम नहीं है उसके बारे में, लेकिन इतना होगा, आप गूगल कर सकते हैं इसके लिए। बहरहाल फ़ाइन आता है। उसके बाद एक सवाल है, भाई आप कहाँ काम करते हो, आपके साथ मुझे काम करनी है। यार मेरे ही साथ क्यों काम करनी है यार तुमको, भाई साहब यार कहीं और काम कर लो यार, मेरी जान के पीछे क्यों पड़े हो। जो दिखता है वो होता नहीं है, सही है। मैं भी बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ और करता हूँ, समझ के। तो हर किसी का अपना पर्सनल लाइफ होता है, अपनी पर्सनल चीज़ें होती है। तो मेरे साथ क्यों काम करना चाहते हो आप बताओ, फिर मैं बताऊँगा आपको, ओके। तो मेरे साथ काम करने की इतनी ख्वाहिश नहीं करो यार, दुनिया में हज़ारों कंपनी है, हज़ारों देश हैं, और कहीं भी आप जाकर काम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई स्टोर कीपर में जॉब होगा तो मुझे भी बताना। चलो भाई बताएंगे ज़रूर, तुम भी उसी कैटेगरी में हो भाई साहब। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूँ, लेकिन मेरे इंग्लिश में बात करता हूँ तो समझ में आता है सामने वाले को। क्या लिख रहा है यार भाई साहब, इंग्लिश में बात करो। हाँ, इंग्लिश में बात ये बोलना चाहते भाई, अगर इंग्लिश में कोई बोलता है तो मुझे समझ में आता है। यार समझ में तो 50% लोगों को आता है, सामने वाला क्या बोल रहा है। देखो क्या होता है ना, कभी भी कोई भी लैंग्वेज जो होती है ना, इशारा पर जो है डिपेंड करती है। मैं फॉर एग्जांपल, मेरी कोई भी लैंग्वेज है, मैं रशियन बोलता हूँ, मैं चाइनीज़ बोलता हूँ, मैं कोई भी यूएस यूके की लैंग्वेज बोलता हूँ, तो मेरी जो आधी बातें होती है ना, आपको समझने के लिए काफ़ी है, मेरे इशारे काफ़ी हैं। फॉर एग्जांपल, आप कोई किसी भी फील्ड के अंदर काम कर रहे हैं, कहीं भी किसी पोजीशन पे हैं, और मैं आकर के कोई सर्विस लेना चाहता हूँ आपसे, कोई हेल्प लेना चाहता हूँ, तो वहाँ पर क्या होगा, मैं इशारे करके कुछ आपको बताता हूँ, तो आधी बात आपको समझ में आती है इशारे के तौर पे, यानी कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, आपको इशारे से आधी बातें समझ में आती है। आधी बातें एक डिपेंड करती है आपको लैंग्वेज के ऊपर, और वहाँ पर आपको समझने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। वहीं पर आप डर जाते हैं, सहम जाते हैं, यार सामने वाले की बात मेरे को समझ में नहीं आ रही है। तो उसी को समझने के लिए आपको लैंग्वेज सीखना पड़ता है, उसी को अच्छी तरह से जो है समझने के लिए आपको ये ज़रूरी होता है कि आप लैंग्वेज सीखें। तो लैंग्वेज सीखना बहुत ही ज़रूरी है। और आपको ये कह रहे हैं कि आपको मुझे सामने वाले की बात समझ में आती है, तो उससे काम आपका नहीं चलने वाला है। आपको भी बोलना पड़ेगा। आप जब तक नहीं बोलेंगे तब तक आपको आपका कुछ हल नहीं होने वाला है। तो प्लीज़ आप बोलने की कोशिश कीजिए, थोड़ा टूटा फूटा जैसा भी बोल रहे हैं यार, बोलने की कोशिश करो। मैं बार बार अपने हर वीडियोस में बोलता हूँ, जितने भी लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं यार मुझे इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश समझ में आती है। यार समझ में आने के लिए तो हर आदमी को समझ में आती है कुछ ना कुछ। तो असल चीज़ है बोलना। आप जब तक बोलेंगे नहीं, टूटी फूटी बोलो, गलत सही बोलो। मैं भी गलत सही बोलता हूँ, अभी भी बोलता हूँ और पहले भी बोलता था। अभी भी मैं बहुत सारी कोशिश करता हूँ कई दफ़ा कुछ नए वर्ड सीखने के लिए, तो वहाँ पर गलती हो जाती है, ज़ुबान फिसल जाती है। तो क्या करें, दो लोग हंसते भी है तो उसको बर्दाश्त करो। अपने आप को, आप जब भी कुछ बोलते हो, कोई भी नई चीज़ सीखने की कोशिश करते हो, तो आप ये समझ लो कि मेरे इर्द गिर्द अतराफ में मेरे सराउंडिंग कोई भी नहीं है, तभी आप कुछ चीज़ें सीखने की कोशिश कर सकते हो और सीख सकते हो। तो आज बहुत सारे क्वेश्चन हो गए और बहुत सारे क्वेश्चनों का आपको आंसर भी मिला। होपफुली आप ये सारे आंसर आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियोस में। अभी फ़िलहाल मैं बेड पर अपने बैठा हुआ हूँ, ये देख रहे हैं, ये हमारा बेड है, प्यारा सा बेड है, हम इधर ही सोते हैं और नींद भी आ रही मुझे। मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए, काफ़ी देखें मेरी लैंग्वेज जो है बहुत ही ज़्यादा फिसल रही है, यानी कई दिनों से वीडियोस वगैरह नहीं बनी और कैमरे के सामने बोलना इतना आसान नहीं होता जितना हम अपने नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल ज़िंदगी में बोलते हैं। बहुत सारे वर्ड जो हम अपने नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल ज़िंदगी में बोलते हैं, कैमरे के सामने आकर बोलने में जो है ज़ुबान फिसलती रहती है, लैंग्वेज जो है इधर की उधर जाती रहती है। तो बहुत ही हिम्मत जुटाकर कैमरे के सामने जो है आदत बनानी पड़ती है बोलने की। आप जितना कॉन्फिडेंस के साथ विदाउट कैमरा, बगैर कैमरा पब्लिक में बात कर सकते हो, उतना कैमरे के सामने बात नहीं कर सकते।
सकते हैं, बहुत मुश्किल होता है। लोग समझते हैं कि जो यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब करते हैं, बहुत ईजी होता है कैमरे के सामने बोलना और कैमरे के सामने जो एक्टिंग करना, ये बहुत मुश्किल काम है। कैमरे के सामने बोलना एक तरह के समझ ली कि आप हज़ारों की पब्लिक में, हज़ारों की लोगों की भीड़ में आप बात कर रहे हैं, ऐसी फीलिंग आती है आपको जब कैमरा आपके सामने। सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाती है आप जब लंबे समय तक एक चीज़ के साथ रहते हैं या एक चीज़ पर वर्क करते हैं लंबे समय तक, तो जो कैमरे के सामने बोलने की जो थोड़ी सी हिचकिचाहट होती है वो भी सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। तो इंशाल्लाह मेरी भी क्लियर हो जाएगी। और आज के इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं, इस वीडियो को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दे, इसलिए कि बहुत कीमती वक्त आपके साथ मैं अपना शेयर करता हूं। और आप सभी को ईद मुबारक। इसलिए ईद मुबारक मैंने अभी तक नहीं बोली, फ़िलहाल कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जो हमारे सब्सक्राइबर है हमारे पास नहीं है तो उनको ईद मुबारक हम ऐसे ही सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमारा ईद मुबारक जो है कबूल करें और मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। उम्मीद है होपफुली आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करते रहें।